मुझे आखिरी बार ब्रीफिंग की गई, फिर आईने में मुझे अपना हुलिया देखने के लिए कहा गया। मैं कद आदम आईने के सामने खड़ा हो गया तो मुझे यकीन न आया कि मैं यानी आमिर हूँ। मैं हूबहू कैप्टन राम किशन मेहता बन चुका था। मेरे कपड़ों को जगह जगह से मैला कर दिया गया था। बाल इस तरीके से बना दिए गए थे जैसे कई रोज से कंघी न की हो। दाढ़ी मूंछें बड़ी हुई थी। जूते पर कांटे की मदद से खराशें डाल दी गई थी। टाई गायब कर दी गई थी। मुझे खास तौर पर हिदायत कर दी गई कि इंडियन बॉर्डर में दाखिल होने से पहले मैं कोशिश करके गुंजान झाड़ियों में से होकर गुजरूं ताकि मेरे कपड़े मजीद ख़राब हो जाएं और इनके साथ साथ कांटे और पत्ते चिमट जाएं। इसके बाद बॉस ने आखिरी मरतबा मुझसे मुसाफा किया और कहा, अब तुम दिल्ली में हमारे आदमी के टेलीफोन कॉल का इंतज़ार करोगे। आगे तुम्हारा अपना मिशन है। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। हमें बेहद एहतियात से काम लेना होगा। ज़रा सी भूल तुम्हें इंतहाई अजियतनाक मौत के हवाले कर सकती है। एक बात तुम्हें बताने की शायद ज़रूरत नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता तुम्हारा राज फाश हो गया और तुम पकड़ लिए गए तो तुम किसी हालत में भी पाकिस्तान के बारे में ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकालोगे। मैंने बॉस का हाथ आहिस्ता से दबाया और पुरयकीन लहजे में कहा, पाकिस्तान पर जान कुर्बान कर सकता हूँ। पाकिस्तान से बेवफाई करने का ख्याल भी दिल में नहीं ला सकता। बॉस ने मुझे गले लगा लिया, फिर हाथ हिलाकर बोला, ओके कैप्टन राम किशन मेहता, राम राम। राम राम मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा। बाहर अंधेरे और सख्त पहाड़ी सर्द रात में एक बंद जीप पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। इसका दरवाज़ा खोल दिया गया। मैं तेज़ी से जीप की अगली सीट पर ड्राइवर के साथ बैठ गया। ब्रीफ केस मैंने घुटनों पर रख लिया। जीप पहाड़ी की ढलान उतरने लगी। इसकी सिर्फ साइड लाइट सी रोशन थी। ड्राइवर ने मुझसे कोई बात न की। मैं भी अपने मिशन की तफक्कुरात में गुम खामोश बैठा बाज नशीब व फराज पर गौर कर रहा था। इस वक्त मैंने अपने ऊपर राम किशन मेहता की शख्सियत को तारी कर लिया था। रात के 2:30 बज गए। इस वक्त जीप मुख्तलिफ पहाड़ी रास्तों से गुजरती हुई नीचे वादी में उतरे। आगे हमने एक नदी का पुल अबूर किया। यहाँ गार्ड ने हमें चेक नहीं किया। इन्हें हमारे बारे में पहले ही बता दिया गया था। जीप पुल पार करके एक वादी में दाखिल हो गई। अंधेरी सर्द रात में मुझे जीप के शीशे में से दूर दूर पहाड़ियों की स्याह दीवार नजर आ रही थी। अब रास्ता नाहमवार था। जीप हचकोले खाते खाते आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। एक जगह जीप ने छोटा सा टर्न लिया और रुक गई। ड्राइवर ने आहिस्ता से कहा, प्लीज़ कम आउट। मैं जीप से बाहर निकल आया। मेरा सूट अगरचे गर्म था मगर ओवरकोट ना होने की वजह से सर्दी महसूस हुई। मैंने कोट के कॉलर ऊपर कर लिए। ड्राइवर अंधेरे में आगे आगे चलने लगा। मैं इसके पीछे था। सामने एक छोटी सी टेकरी थी। यहाँ पहुँचते तो एक तरफ से अचानक 2 फौजी जवान निकलकर सामने आ गए। उन्होंने पासवर्ड पूछा। मेरे साथी ने इसे इस रात का पासवर्ड बताया और करीब जाकर इसके कान में कुछ कहा। दोनों फौजी जवान फौरन अंधेरे में वापस चले गए। टेकरी के पार पहुंचकर मेरा साथी ड्राइवर झुककर बैठ गया। इसने मुझे भी झाड़ियों की ओट में बैठने का इशारा किया। फिर सामने की तरफ इशारा करके आहिस्ता से कहा, सर यहाँ से आगे 2 फरलांग के बाद इंडिया का बॉर्डर शुरू हो जाता है। मैं आपके साथ यहाँ तक आ सकता था। आगे आपको अकेले जाना होगा। नक्शे पर से मुझे ये इलाका अच्छी तरह जहन नशीन करा दिया गया था। मैंने हाथ के इशारे से इसे वापस जाने के लिए कहा। अब मैं अपने ख़तरनाक मिशन के साथ कैप्टन राम किशन मेहता की हैसियत से बिल्कुल अकेला था। मुझे मालूम था कि पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करते हुए पीछे से मुझ पर गोली नहीं चलाई जाएगी, लेकिन इंडिया की बॉर्डर की जानिब से गोली फायर हो सकती थी। इस एतबार से मुझे बड़ी एहतियात के साथ 2 फरलांग का फासला तय करना था। मैंने अल्लाह का नाम लिया, दिल में कलमा पड़ा और टेकरी से उतरने लगा। वादी में पहुंचकर मैं जंगली झाड़ियों के साथ अपने आप को घिसता हुआ गुजरने लगा। चलने से सर्दी का एहसास कम हो गया। 1 फरलांग का फासला तय किया तो मुझे पसीना आ गया। ये अच्छी बात थी। अब मैं झुककर चलने लगा था और अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखता रहा। मैं एक मुख्तसर सी वादी में था जिसके अकब में मकबूजा कश्मीर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का सिलसिला जम्मू और हिमाचल प्रदेश की तरफ चला गया था। आसमान पर सितारे ठठरे हुए से चमक रहे थे। मेरी पतलून के पाइंचे शबनम में भीग गए थे। झाड़ियाँ छदरी हो गई थी। अंधेरे में ऊंचा नीचा खुला मैदान नजर आने लगा। अभी तक इंडिया की किसी चेक पोस्ट से कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी। खतरा सिर्फ यही था कि किसी तरफ से कोई फायर ना आ जाए। खुली जगह पर आया तो यूँ महसूस होने लगा कि मुझे देखा जा रहा है। मैं बैठ गया। मेरा सांस इसी हद तक फूल रहा था। ज़रा सांस ठीक किया और फिर झुककर आगे बढ़ने लगा। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कर चुका हूँ और फिर ये बात दुरुस्त निकली। मैं चंद कदम ही बढ़ा होऊंगा कि एक हल्के से धमाके के साथ फायर बुलंद हुआ और देखते ही देखते सारा इलाका इस रोशनी के फायर से दिन की तरह रोशन हो गया। मैंने इंतहाई अक्लमंदी से काम लेते हुए अपने दोनों बाजू फैला दिए और वहीं बैठ गया। धप धप की आवाज़ों के साथ किसी खंदक से निकलकर 2 फौजी मेरे सर पर मौजूद थे। इनकी राइफलों की नालियों का रुख मेरे सर की तरफ था। इनमें से एक ने डोगरी लहजे में कहा, पाकिस्तानी कमांडो है। दूसरे ने मेरी पसलियों में जोर से ठोकर मारी और रुकने का हुक्म दिया। मैंने बड़े पुरएतमाद लहजे में हिंदी जुबान में कहा, मैं कैप्टन राम किशन मेहता हूँ, मुझे कमांडर के पास ले चलो। एक लम्हे के लिए उन्होंने मुझे गर्दन से पकड़कर उठाया और आगे को धकेल दिया। आगे लग जा साले। दूसरे ने मेरे ब्रीफ केस पर कब्जा कर लिया।
अरे स्मगलर है सीताराम, इसमें मौत ही हीरे होंगे। मैंने इन्हें अंग्रेजी में गाली दी और डांट कर कहा, मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल करा दूंगा। कमांडर के पास चलो, मैं एयर क्रैश में बच गया हूँ, मेरा नाम कैप्टन रामकिशन मेहता है। वो कुछ मुतासिर हो गए थे, फिर भी उन्होंने मुझे अपनी राइफलों की जद में लिए रखा और नशीब की जानिब एक जगह बने हुए ज़ेरे ज़मीन बंकर में ले गए। बंकर के अंदर लालटेन जल रही थी और एक फौजी कैंप कार्ड पर सो रहा था। वहाँ मजीद 2 फौजी आ गए और लालटेन की रोशनी में मुझे घूरने लगे। ये इंडियन फौज की किसी बॉर्डर रेजिमेंट के सिपाही थे। बंकर में सोए हुए कमांडर को जगाया गया। वो एकदम उठकर आंखें मलता हुआ बाहर आया, मुझे गौर से देखा और बोला, क्या नाम है तुम्हारा? फौजी ने इसे बंकर में उठाने के बाद मेरे बारे में बता दिया था। मैं जेब से अपना आईडी कार्ड निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम कैप्टन रामकिशन मेहता है, मैं सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का सेक्रेटरी हूँ, ये मेरा आईडी कार्ड है। सबसे पहले मुझे पानी पिलाओ, मैं बड़ी मुश्किलात के बाद पाकिस्तानी इलाके से भाग कर आ रहा हूँ। बॉर्डर कमांडर ने लालटेन के पास जाकर मेरा कार्ड देखा। कार्ड जाली नहीं था, बिल्कुल असली कैप्टन रामकिशन मेहता का था। इस दौरान में मैं भी बंकर में दाखिल होकर एक स्टूल पर बैठ गया। मेरा ब्रीफकेस मेरे घुटनों पर था। कमांडर ने फ़ौरन पीछे रेजिमेंट कमांड पोस्ट में टेलीफोन किए। दूसरी तरफ से मालूम नहीं क्या जवाब मिला, मगर इसका रद्द अमल हिम्मत अफजा था। कमांडर ने इसी वक्त मुझे पानी पिलाया। इस दौरान में मैंने इसे इंडियन एयरफोर्स के तैयारे की तबाही का पूरा वाक़या सुना दिया। इस हादसे को 1.5-2 माह गुजर चुके थे। कमांडर ने मेरे कागजात चेक किए, मेरा पासपोर्ट देखा और बोला, आपको हमारे आदमी पीछे रेजिमेंटल ऑफिस में ले जाएंगे, वहाँ हमारे कर्नल गुप्ता मौजूद हैं। इसने अपने 2 फौजियों को हुक्म दिया कि मुझे कर्नल गुप्ता के ऑफिस में पहुंचा दिया जाए। अब सुबह हो रही थी और सूरज की रोशनी हिमाचल प्रदेश और जम्मू की पहाड़ियों के पीछे से बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही थी। ये जम्मू और मकबूजा कश्मीर का इलाका था, बल्कि राम बिन के बहुत पीछे का इलाका था। मैं एक बार इस वादी से निकल चुका था। कर्नल गुप्ता को मेरे बारे में इतला मिल चुकी थी। वो अपने ज़ेरे ज़मीन और आधे ज़मीन के ऊपर बने हुए कैंप ऑफिस से बाहर ही खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था। इसके हाथ में चाय का मग था और वो वर्दी में था। सर पर इसने गर्म ऊनी टोपी लपेट रखी थी। मैंने करीब जाते ही इसे सैल्यूट किया, क्योंकि अगरचे मैं बाकायदा फ़ौज में नहीं था, फिर मेरा ओहदा कैप्टन का था और एक कर्नल को सैल्यूट करना मुझ पर वाजिब था। कर्नल गुप्ता ने सैल्यूट का जवाब दिया और पंजाबी लहजे में तहुकमाना अंदाज में कहा कि मैं कौन हूँ। मैंने कहा, सर मैं कैप्टन रामकिशन मेहता हूँ। इसके साथ ही मैंने इंतहाई मौसर अंदाज में इसे दिल्ली से मास्को जाते हुए पाकिस्तानी बॉर्डर पर एयरफोर्स के तैयारे के क्रैश की पूरी कहानी मुख्तसर अंदाज में बयान कर दी और कहा, इसमें मेरे सारे सीक्रेट कागजात मौजूद हैं। सर भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा थी कि मैं पाकिस्तानी फ़ौज के काबू में नहीं आया और हर हालत में ये सीक्रेट कागजात बचा कर ले आया। वो मुझे अंदर ले गया और लालटेन की रोशनी में मेरा पासपोर्ट, आईडी कार्ड और कागजात गौर से देखने लगे। मैंने कहा, सर प्लीज़ दिल्ली में मेरे हेडक्वार्टर के डायरेक्टर वर्मा जी को फ़ोन पर इतला कर दीजिए। उन्हें यह खुशखबरी सुनाइए कि मैं जहाज़ के हादसे में मरा नहीं था, जिंदा था और मैं सीक्रेट फ़ाइल बचा कर ले आया हूँ। कर्नल गुप्ता के लिए शक की कोई गुंजाइश नहीं रही थी, क्योंकि जब इसने वहीं से दिल्ली हमारे हेडक्वार्टर में वर्मा के घर पर फ़ोन करके मेरी इतला दी, तो इसने बेताबी से कहा, मेरी बात कराओ। मैंने अपने डायरेक्टर से फ़ोन पर बात की और इसे वही कहानी सुनाई जो मैं इससे पहले कर्नल गुप्ता को सुना चुका था। वर्मा साहब को सिर्फ ये ज़रूर बताया कि मास्को की सीक्रेट फ़ाइल मेरे पास महफूज है। इससे मेरी मुराद कर्नल गुप्ता पर असर डालना था, ताकि बॉर्डर के इलाके से किसी न किसी तरह निकल जाऊँ। हमारे डायरेक्टर वर्मा ने कर्नल गुप्ता से बात करके मेरी तस्दीक कर दी। कर्नल गुप्ता ने फ़ौरन मुझे चाय और कमांड पोस्ट के लंगर खाने से गरम गरम पूरियाँ मंगवा कर खिलाई। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि 1 माह के बाद मैंने तसल्ली से भोजन किया है। फिर मैंने कर्नल गुप्ता को अपनी तवील जद्दोजहद और पाकिस्तानी इलाके में सीक्रेट इंडियन फाइल को सीने से लगाए दरबदर फिरते रहने की फर्जी दास्तान सुना डाली। वो मेरी बहादुरी की तारीफ़ करने और पाकिस्तानियों को बुरा भला कहने लगा। इसने मेरे कांधों पर कंबल उड़ा दिया, क्योंकि वहाँ काफ़ी सर्दी थी। हम पहाड़ के नशीब में थे, जहाँ अभी सूरज की धूप नहीं पहुँची थी। नाश्ते के बाद मैंने गर्म पानी से इसी वक्त शेव की, मुँह हाथ धोया, आईने में अपनी शक्ल का अच्छी तरह से जायजा लिया। मेरी और कैप्टन रामकिशन मेहता की शक्ल में कोई फ़र्क नहीं था। आधे घंटे के बाद ऊपर से एक जीप आ गई, जिसमें बैठकर मैं जम्मू की तरफ रवाना हो गया। दिन के 10 बज रहे थे जब हमारी जीप जम्मू के शहर में दाखिल हुई। इस शहर में भी अपने कमांडो मिशन के दौरान मैंने बड़े मार के मारे थे, मगर उस वक्त मेरी शक्ल आमिर की थी और अब मेरी शक्ल कैप्टन मेहता की है और मुझे कोई नहीं पहचान सकता। जम्मू इंटेलिजेंस ऑफिस में पुलिस, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के अफसरों और एहलकारों ने मेरा स्वागत किया। मेरी तस्वीर इनकी फाइल में मौजूद थी, जिसमें और मेरी शक्ल में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं था। रस्मी तौर पर मेरा पासपोर्ट और आईडी कार्ड चेक किया गया। सीक्रेट फाइल के कागजात मैंने सिर्फ डायरेक्टर जम्मू इंटेलिजेंस को ही देखने के लिए दिए थे। इसने फाइल को एक नज़र देखा। फाइल बिल्कुल असली थी। जगह जगह इंडियन वजारत दाखिला और CIB के अफसरों की मोहरें लगी थी, जो असली थी। फाइल बड़े एहतराम से मेरे हवाले कर दी गई। यहाँ से एक बार फिर दिल्ली के हेडक्वार्टर में फ़ोन करके मेरे डायरेक्टर वर्मा से बराह रास्त मेरी बातचीत कराएगी। वो बेहद खुश थे और बार बार कह रहे थे
कि भगवान की बड़ी कृपा हुई, तुम न सिर्फ क्रैश में जिंदा बच गए बल्कि सीक्रेट फाइल भी बचा कर ले। जम्मू में भी सबने मुझे मुबारकबाद दी और कहा कि हम तो आपके जीवन से भी निराश हो चुके थे। दोपहर को वहाँ के अफसरों के साथ भोजन किया, गुस्ल करने के बाद ताज़ा दम हुआ और 2 बजे की स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली की तरफ परवाज़ कर गया। पहला मरहला बखैर खूबी तय हो गया था। अब सबसे कठिन मरहला दिल्ली में मेरी राह देख रहा था और मैं ज़हनी तौर पर इस मरहले की कड़ी से कड़ी आजमाइश के लिए पूरी तरह तैयार था। जहाज़ में मैं सो गया। ये जगह नींद करने के लिए बेहद मौजूद थी। जहरीला सिगार भी वैसे ही मेरी जेब में था। किसी ने मेरी तलाशी नहीं ली थी। जहाज़ दिल्ली के एयरपोर्ट से उतर रहा था। मैं खिड़की में से नीचे देख रहा था। धूप निकली हुई थी। गरूब आफ्ताब का वक़्त ज़्यादा दूर नहीं था। दिल्ली शहर की कदीम और जदीद इमारतें नरम धूप में साफ नजर आ रही थी। एक जानी मुझे कुतुब साहब की लाट और दाहिनी जानिब जामे मस्जिद के मीनार और गुंबद दिखाई दी। फिर जहाज़ रनवे पर लगते ही दौड़ने लगा और इसकी रफ्तार धीमी होनी शुरू हो गई। मैं दूसरे मुसाफिरों के साथ जहाज़ से निकलकर लाउंज में आया तो खुदा जाने कौन लोग थे जो फूलों के हार लिए मेरी तरफ बढ़े। ये गालबन मेरे दिल्ली के अफसरान और अहलकार थे। लेकिन फिर मैंने अपनी वालदा बहन कृष्णा कुमारी और ख़ास तौर पर सुजाता मेहता अपनी महबूबा को पहचान लिया। वालिदा ने मुझे सीने से चिमटा लिया। वो रोए जा रही थी। मैंने इसके पाँव छू लिए। मेरी बड़ी बहन कृष्णा कुमारी तो मुझसे लिपटी जा रही थी और इसकी आंखों से खुशी के आंसू जारी थे। इसका खावंद हरी प्रसाद भी वहाँ आया था और इसने भी मुझे गले लगाया था। दूसरे रिश्तेदार भी मौजूद थे जिनके बारे में मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मालूम होने वाला था कि कौन क्या है। मेरी महबूबा सुजाता मेहता मुझे मोहब्बत भरी नज़रों से देखे जा रही थी और मेरे पहलू में थी। मैंने अपनी वालदा के कंधे पर हाथ रखा हुआ था और यूं जाहिर कर रहा था जैसे मैंने पाकिस्तान की कैद में बड़ी मुसीबत के दिन गुजारे, बड़ी अजियत बर्दाश्त की है और अब मैं आराम करना चाहता हूँ। मेरे डायरेक्टर वर्मा साहब की तस्वीर भी मुझे पाकिस्तान में दिखा दी गई थी। इनसे मैंने इंतहाई अदब और गर्मजोशी से बगलगिरी की थी और हाथ जोड़कर कहा था, सर भगवान ने बड़ी कृपा की, कागजात बचा कर ले आया हूँ। उन्होंने मुझे गले लगाकर मेरी पीठ पर थपकी दी और कहा, कैप्टन मेहता, हमें तुम पर बड़ा गर्व यानी फ़ख्र है। मैंने ब्रीफकेस इनके हवाले कर दिया। दफ्तर के दूसरे लोग भी मुझे धन्यवाद कहते नहीं थकते थे। इनकी सूरतों से मैं आहिस्ता आहिस्ता आशना हो रहा था। वर्मा जी ने बाहर आते ही कहा, मेहता जी, तुम अब घर जाकर अपने परिवार के पास आराम करो। बेशक कल भी छुट्टी कर लेना, मैं खुद तुम्हारे पास आकर दर्शन कर लूँगा। परसों मैंने जर्नल मीटिंग रख ली है। मैंने हाथ जोड़कर इन्हें नमस्कार किया। एक मर्सिडीज भारतीय गाड़ी बाहर, जिसमें मेरी माता जी, बहन कृष्णा कुमारी, सुजाता मेहता और हरप्रसाद जी बैठकर अपने दिल्ली नगर वाले बंगले की तरफ चल पड़े। कृष्णा के बच्चे भी इस गाड़ी में बैठे थे। माता जी ने मुझे अपने गले से लगा रखा था। सबसे बड़ी कामयाबी की बात यह थी कि किसी एक लम्हे के लिए भी ये शुबा नहीं हुआ था कि मैं असली कैप्टन राम किशन मेहता नहीं हूँ। अपनी मोती नगर वाले बंगले की तस्वीर भी मुझे पहले ही दिखा दी गई थी। जब गाड़ी शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई मोती नगर के इलाके में पहुंची तो एक मोड़ काटने के बाद इसकी रफ्तार धीमी हो गई। मैंने तस्वीर वाले बंगले को पहचान लिया। मैंने माता जी से कहा, माता जी, मुझे लगता था अब अपने घर के भी कभी दर्शन नहीं होंगे। माता जी रोने लगी। फिर मेरा हाथ चूमकर बोली, पुत्र जी, मैंने भगवान कृष्ण और काली माता का होंठ सूखा हुआ है। कुतुब जी पर भी जरी की चादर चढ़ाऊंगी। हे भगवान, तूने विधवा पर बड़ी कृपा की है। मैंने पीछे से हाथ खिसकाकर सुजाता का हाथ दबा दिया। इसने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। वो दूसरी तरफ मुंह करके मुस्कुरा रही थी। गाड़ी बंगले के छोटे से गेट में से गुजरकर बंगले के बरामदे के सामने खड़ी हो गई। मुझे मालूम नहीं था कि बंगले का हदूद अरबा क्या है। जाहिर है वहाँ मेरा भी कमरा होगा और मुझे इस कमरे की सीमत का इल्म नहीं था। मैं कस्तन अपनी माता जी, बहन कृष्णा कुमारी और सुजाता वगैरह के पीछे पीछे चलने लगा ताकि वो खुद ही मेरे कमरे की तरफ ले जाए। और ऐसा ही हुआ। बंगले के अंदर एक छोटी सी राहदारी थी जिसके आमने सामने 3 कमरे थे। पीछे भी एक छोटा सा लॉन था जिसके बरामदे में किचन और बाथरूम थे। मेरा कमरा भी बरामदे में बाथरूम के साथ ही था। माताजी ने मेरी बलाई लेते हुए कहा, पुत्र कृष्ण, भगवान की दया से तू फिर अपने कमरे में आया है। ठहर, मैं भगवान की मंगल धन की आरती उतारती हूँ। और माताजी ने वहीं खड़े खड़े मंगल आरती गानी शुरू कर दी। कृष्णा कुमारी किचन से सरसों का तेल ले आई। सुजाता मेरे करीब ही खड़ी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। ये सांवली दराज कद की लड़की खूबसूरत थी। इसकी आंखों में बड़ी दिलकशी थी। बाल भी काफ़ी लंबे थे और साड़ी में वो कोई देवी लग रही थी। खुदा खुदा करके मुझे अपने, बल्कि यूं कहना चाहिए कि मरहूम कैप्टन राम किशन मेहता के कमरे में जाने का मौका मिला। मैं जाते ही पलंग पर गिर पड़ा और कहा, माता जी, मुझे नींद आ रही। मैं सुजाता को बुलाते हुए झिझक महसूस कर रहा था, जबकि ये झिझक इन लोगों के माहौल के मुताबिक अजीब और गैर मानूस थी। आखिर मेरी बहन कृष्णा कुमारी ने कह ही दिया, कृष्ण भैया, तुम सुजाता से नाराज़ हो क्या? नहीं तो, मैंने जल्दी से कहा। कृष्णा बोली, तो फिर तुमने इससे बात क्यों नहीं करती? चलो माता जी, इसे आराम करने दो। अपने भैया के लिए मैं रात का भोजन खुद बनाऊंगी। हाँ हाँ कृष्णा बहन,
मैंने एक मुद्दत से बुगारे बैंगन नहीं खाए और वह मुस्कुराती हुई माताजी को लेकर बाहर चली गई। हालांकि मुझे बुगारे बैंगन जरा पसंद नहीं थे। इनके जाते ही सुजाता ने मुंह बना लिया और नाराजगी के लहजे में बोली, लगता है तुम्हें जरूर पाकिस्तान में किसी से प्रेम हो गया है। मैंने इसका हाथ थाम लिया और कहा, सुजाता तुम्हें क्या मालूम कि मैंने एक कठिन दिन वहाँ गुजारे, मगर तुम्हारी याद को एक पल के लिए भी अपने दिल से नहीं भुलाया। मैंने सुजाता के कंधे पर हाथ रख दिया। वो कुछ सिमट गई। अचानक मुझे अपने बॉस की हिदायत याद आ गई कि मुझे सुजाता से अपने ताल्लुकात को एक खास हद तक ही महदूद रखना है। इससे ब्याह की बात को भी किसी न किसी बहाने से टालते जाना होगा और ये बात थी भी बड़ी मुनासिब। सुजाता से बेतकल्लुफ़ी या बराह रास्त शादी का मतलब मेरी तबाही के सिवा और कुछ नहीं था। मैंने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया और कंबल ऊपर करते हुए कहा, सुजाता जी। इसने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और बोली, कृष्ण तुम कुछ बदले बदले से लगने लगे हो। मेरे जिस्म में एक सनसनाहट सी दौड़ गई। मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, पूछा ये तुम कैसे कह सकती हो? वो बोली, इसलिए कि पहले तुमने मुझे सुजाता जी नहीं कहा था। तुम तो मुझे हमेशा सुजाता डार्लिंग कहकर पुकारा करते थे। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया और इसे चूमते हुए कहा, सुजाता डार्लिंग, जीवन की इस कदर कठिन राहों से गुजरा हूँ कि तुम्हारी कदर मेरे दिल में बहुत ज़्यादा हो गई है। पाकिस्तान के जंगलों में दरबदरी करते हुए कई बार ऐसा हुआ कि यमराज सामने आकर खड़ा हो गया। लगता था कि बस अब मरने वाला हूँ और यहाँ मेरा अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई ना होगा। विश्वास करो, ऐसे वक्त में तुम्हारे ख्याल ने मेरी ढारस बंधाई। सुजाता शर्मा गई। वो बड़ी खुश हुई थी। मेरा शक दूर हो गया। इस लड़की को शक पड़ सकता था क्योंकि यही एक लड़की मरहूम कैप्टन रामकिशन मेहता के बेहद करीब थी और मुझे अभी तक ये इल्म न हो सका कि इसके अपने महबूब और प्रेमी कैप्टन मेहता के साथ जिस्मानी ताल्लुकात की हद कहाँ शुरू होकर कहाँ ख़त्म होती थी। ये भी मुझे वक्त के साथ साथ मालूम करना था और फिर अपनी एक हद मुकर्रर करनी थी। मैंने जमाही ली तो सुजाता बोली, मैं माता जी के पास जाती हूँ। मेरी माता जी और पिताजी आगरा गए हुए हैं। शाम को वो भी बधाई देने आएंगे। उन्हें हमने फ़ोन पर बता दिया था। तुम भगवान की कृपा से दुश्मन की कैद से निकलकर भारत में दाखिल हो चुके हो। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था मगर सुजाता ने बेधड़क झुककर मेरा माथा चूम लिया। वो चली गई। मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैं तन्हा रहकर इस घर में एक इंतहाई अजनबी मगर इंतहाई करीबी आदमी की हैसियत से दाखिल होने के बाद अपने इस तजुर्बे को थोड़ा सा हजम करना चाहता था। सुजाता के जाते ही मैंने कंबल ऊपर की आंखें बंद कर ली और आइंदा पेश आने वाले वाक़यात और पेचीदा हालात के बारे में गौर करने लगे। फिर आंखें खोल कर देखा। कमरे की अकबी खिड़की में से ग़ुरूब आफ्ताब की अलविदाई रोशनी आ रही थी। दीवार पर हनुमान जी की फ्रेम की हुई तस्वीर लगी थी। लिखने वाली टेबल पलंग के पास ही पड़ी थी। मैंने टेबल लैंप जला दिया और उठकर कुर्सी पर बैठ गया और देखा कि मेज़ पर गुलेट की फ्रेम में एक जानिब सुजाता की तस्वीर लगी थी, दूसरी जानिब एक गंजे और कुछ मेरी शक्ल वाले अधेड़ उम्र आदमी की तस्वीर लगी थी। मैंने तस्वीर को उठाकर देखा। इसके नीचे लिखा था, सूबेदार आत्मा राम मेहता। मैंने जल्दी से तस्वीर वहीं मेज़ पर रख दी। ये कैप्टन रामकिशन मेहता का वालिद था। अब मैंने एक एक करके मेज़ और सारे दराज खोलकर देखे। इनमें कुछ खतूत उर्दू हिंदी में लिखे हुए, कुछ ज़रूरी यादाश्तों के कागजात, 2 रेलवे टाइम टेबल, एक हिंदी की जंतरी, अंग्रेज़ी की 2 जासूसी किताबें और इस किस्म के बेकार और मेरे काम न आने वाली चीज़ें भरी हुई थी। एक दराज में मुझे कैप्टन मेहता की यानी अपनी चेकबुक भी मिल गई, जिसमें से 2 चेक काटे गए थे, एक 700 रुपये का और एक 145 रुपये का। गाड़ी की लाइसेंस और ज़रूरी कागजात भी ऊपर वाली दराज में पड़े थे। मैंने अपना पासपोर्ट और बटुआ भी इस दराज में रख दिया। मैंने अलमारी खोलकर देखी। इसमें मेरी एक फ्रेम की हुई कप्तानी के ज़माने यानी रेगुलर फोर्स के ज़माने की बावर्दी तस्वीर पड़ी थी। मैं हैरान रह गया। वाकई मुझ में और मरहूम कैप्टन मेहता में गज़ब की मुमासलत थी। रही सही कसर प्लास्टिक सर्जरी ने पूरी कर दी थी। मैंने तस्वीर वहीं पड़ी रहने दी। यहाँ मेरे मुख्तलिफ कपड़े लटके हुए थे, धोती, कुर्ता, स्लीपिंग सूट, 2 गर्म सूट, 2 वास्केटें, गांधी कैप भी एक तरफ टंगी थी। नीचे अलमारी में एक तरफ मेरे कुछ जूते पड़े थे। मैंने अलमारी बंद कर दी। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा, कौन है? कृष्णा कुमारी की आवाज़ आई, भैया जी तुमने पहले तो कभी ना पूछा था कि कौन है। हर वक्त यही कहा करते थे कि तुम अंदर आ जाओ। इसने दरवाज़ा खोल दिया और अंदर आ गई। मैंने दिल में कहा, बीबी जी आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चलेगा कि तुम्हारा मरहूम भाई क्या कुछ करता था। इस तरह से मुझे इस बात की खुशी भी हो रही थी कि इस घर की मुसरतों को वापस ले आया हूँ और मेरे आने के बाद इस घर की वीरानी शादमानियों में तब्दील हो गई है और माता जी को इसका पुत्र, सुजाता को इसका महबूब और कृष्णा कुमारी को इसका छोटा भाई मिल गया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कृष्णा बहन क्या करूं, दुश्मन की कैद में रहकर बहुत बातें भूल गए हूँ। इन लोगों को मैंने यही बताया था कि कुछ दिन पाकिस्तानियों की कैद में रहा, जहाँ से एक रोज़ फरार हो गया। कृष्णा बोली, सुजाता के माता पिताजी आगरा से तुम्हें मिलने आए, आओ मेरे साथ इनका स्वागत करो। सुजाता के माता पिता के चरण छुए तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया। सुजाता की माँ खुशी से फूट फूट कर रोने लगी। ये ड्रामा भी शाम तक होता रहा। रात को खाने पर सारी फैमिली और सुजाता का ख़ानदान, कृष्णा कुमारी के खामन का ख़ानदान भी मौजूद था। तरह तरह की मिठाइयाँ और भोजन पकाए गए थे। मेरे पसंदीदा बिगारे बैगन भी मौजूद थे। टीवी पर दिल्ली का मेयर तकरीर कर रहा था।
सुजाता ने टेप चला दिया और कमरे की दूसरी आवाज़ों में माइकल जैक्सन के अंग्रेजी गाने की आवाज़ भी शामिल हो गई। कृष्णा के दोनों बच्चे डिस्को डांस करने लगे। खाने के बाद ये महफिल कुछ देर तक जारी रही। फिर मेरी बड़ी बहन कृष्णा कुमारी अपने खामद हरी प्रसाद और सिर्फ बच्चों को लेकर साथ चली गई। आगरा वाले रिश्तेदार भी बंगले के दूसरे बेडरूम में बच्चों के साथ घुस गए। मेरी माता जी स्नान करने के बाद दुर्गा माता की छोटी सी मूर्ति के आगे बैठकर श्लोक पढ़ने लगी। सुजाता भी इजाज़त लेकर अपने माता पिता के साथ अपने घर चली गई। मैंने माता जी के चरण छुए और अपने कमरे में आकर अंदर से दरवाजे पर चटखनी लगाकर पलंग पर लेट कर वहां गुजरने वाली अपनी आइंदा इंतहाई पुरखतर जिंदगी के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद माता जी के श्लोक पढ़ने की आवाज़ आनी बंद हो गई। वो तुलसीदास की रामायण में से श्लोक पढ़ रही थी, जो मैं पूरी तरह समझ रहा था। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। ये मेरी कैप्टन राम किशन मेहता की माता जी ही थी। किशन पुत्र, ये तुमने अंदर से कुंडी क्यों लगा दी? पहले तो तुम कभी कुंडी नहीं लगाया करते थे। ये भी मेरे लिए नई मालूमात थी। मैंने जल्दी से उठकर कुंडी खोल दी और कहा, माता जी, दुश्मन की कैद से नया नया भाग कर आए हूं। मन में एक डर सा लगा रहता है। माता जी ने मेरे माथे को चूम लिया और बलाएं लेते हुए कहा, पुत्र, विष्णु भगवान तेरी रक्षा करेंगे। अब तू पिछले दिनों को भुला दे। मैं दूध माला के हाथ भिजवाती हूँ। माला इस घर की दरमियानी उम्र की नौकरानी थी जो भोजन के समय सारा काम करती थी। माता जी जाते जाते रुक गई, पलट कर मेरी तरफ देखा और बड़ी शफकत से मुस्कुराते हुए बोली, पुत्र, अब तो ब्याह रचा, बहू के आने से घर में रौनक हो जाएगी। सुन, सुजाता के माता पिता ने आज भी मुझसे तेरे ब्याह की बात की थी। वो लोग अब ये काम जल्दी कर देना चाहते हैं। मैंने माता जी का चमकता हुआ ममता भरा माथा चूम लिया और कहा, माता जी, आप चिंता न करें। कुछ दिनों बाद मेरी तरक्की होने वाली है, फिर जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा। माता जी बहुत खुश हुई, मुझे प्यार किया और बोली, अब सो जा, तू बहुत थक गया है, और हाँ, कुंडी मत लगाना पुत्र। अच्छा माता जी। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया, टेबल लैंप बुझाया और मुंह दीवार की तरफ करके आंखें बंद कर ली। माला जो दूध रख गई थी वो वैसे ही मेज़ पर पड़ा था। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।